मिफ्ता साहब, तो तासुर जो ये है कि इलेक्शन के बाद मुआशी हालात ठीक हो जाएंगे, आपको लगता है कि कोई उम्मीद रखनी चाहिए, या फिर जो एक बात की जाती है कि जो 2018 से 22 तक या फिर पिछले 10 बरस में जो मुआशी नुकसानात उठाए हैं पाकिस्तान ने, जिस मुआशी भंवर में हम अब फंसे हैं, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान मिलेनियल्स और जनरेशन जी के लोगों को हुआ है। ज़ाहिर है आपकी आगे आने वाली नस्ल भी, हम जैसे लोग भी उसमें शामिल हैं। वो इसी सियासी भंवर में फंसे रहेंगे और ज़िंदगी गुजारेंगे, या इससे निकलने की कोई उम्मीद बाकी है अब भी? देखिए, जब जून जुलाई में शहबाज शरीफ साहब पेरिस गए तो फ़ौरन से जाके आईएमएफ तैयार हो गया और इन्होंने जो है फ़ौरन जाके आईएमएफ ने प्रोग्राम कर दिया। उससे पहले हमने कहाँ बातें करी कि वो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे पड़े हुए हैं, वो हमारी खुद मुख्तारी के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी, हमने सिर्फ जाके उनसे सही तरीके से बात करनी थी। तो दुनिया भी नहीं चाहती कि हम डिफ़ॉल्ट करें। जैसे आपने वो डिफ़ॉल्ट से बचाया, कुछ कदम इक़दाम इस हुकूमत ने आके लिए हैं। आज गंदम भी पाकिस्तान में सस्ता हो गया इस हुकूमत के आने के बाद, दीगर चीज़ें भी हुई हैं, तो चीज़ें तो बेहतर हो रही हैं। आज आप देखें कि दुनिया की ऑयल प्राइसेस जो $105 थी जब मैं वज़ीर ख़जाना था, आज $70 हो गई हैं। तो 50% 33% वहाँ से गिरी हैं। तो मतलब वीट की प्राइस कम हो गई है दुनिया भर में, यूरिया की प्राइस कम हो गई। तो आई थिंक कि जो मुश्किल तरीन वक्त था शायद हमारा वो गुजर गया है, और आने वाले महीनों में मैं समझता हूँ कि बेहतरी आएगी अगर हुकूमत कोई पॉलिसी में एब्रप्ट चेंज ना करे। अगर IMF से आप साथ दोस्ती रखें, आप ज़्यादा डॉलर के अंदर वो ना करें, मार्केट के अंदर वो ना करें, आप स्मगलिंग बिल्कुल रोकें, आप इंपोर्ट के ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन रखें, लेकिन आप बाकी मार्केट में आप इंटरफेयर ना करें। अगर आप इनको चीज़ों को सही चलने दें, थोड़ा एक्सपोर्ट पे तवज्जो दें, तो इंशाल्लाह बेहतरी आ सकती है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को ठीक करना है तो सोशल इंडिकेटर्स, आपको पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना होगा, आपको एजुकेशन के रिफॉर्म्स करने होंगे, आपको निचकारी करनी होगी एजुकेशन प्रोग्राम्स की, बच्चों को वाउचर्स देने होंगे ताकि वो जाके प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ सकें, आपको टैलेंटेड बच्चों के लिए महंगे स्कूल के प्रोग्राम्स करने होंगे। ये अगर आप चीज़ें नहीं करेंगे जो दुनिया में होती हैं, तो पाकिस्तान कहीं नहीं पहुंचेगा भाई। तो मिफ्ता साहब, आपने अपने रोज़ाना दौर में कॉलम में भी इसकी बात की है। स्टील मिल के जो हालात हैं, PIA के जो हालात हैं, होश उड़ा देते हैं वो आदाद शुमार। ये PIA और स्टील मिल ये मुकम्मल तौर पर लाइलाज हैं, या फिर इनका हल मौजूद है जिस पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर अमल दरामद करके इस मसले को हल किया जा सकता है? हल तो बड़ा आसान है जुनैद भाई। 5 पाकिस्तान में एयरलाइन हैं, 4 जो है वो नफ़ा करती हैं, और नफ़ा करती हैं तो टैक्स देती हैं, और नफ़ा नहीं करती तो हमारी कोई परेशानी नहीं है उसके ऊपर, वो उनका नुकसान है। अगर वो नफ़ा कर लेती हैं तो 35% हमको टैक्स देती हैं। उसके अलावा सिविल एविएशन के ड्यूज़ देती हैं, पेट्रोल के पैसे तनख्वाह पे वक्त पे देती हैं, तनख्वाह भी पे लोगों को भी रखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं। हमें क्या ज़रूरत है कि एक एयरलाइन रखी है जिसके अंदर हम 717 अरब रुपया नुकसान कर चुके हैं। 90 अरब रुपया हमने पिछले साल नुकसान किया है, 100 अरब रुपया इस साल नुकसान करेंगे। 173 अरब रुपये पिछले 15 साल में हम इसमें डाल चुके हैं PIA के अंदर। 260 अरब रुपए के हमने गारंटीड लोन्स दिलवाए हैं, यानी कि हुकूमत उसकी ज़िम्मेदार है। यानी कि 400-425 अरब रुपया तो हम पिछले 4 साल में डाल चुके हैं। अगर ये पैसे हम PIA में ना डालें तो हम कितने अस्पताल बना लें पाकिस्तान में। ये पैसे हम PIA में ना डालें तो कितनी स्कूलें बना लें। और PIA कितनी एम्प्लॉयमेंट देती है? 8000 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं PIA के पास, और पायलट्स के अलावा तो बेचारे सारे कैबिन क्रू, एयरपोर्ट स्टाफ तो अंडरपेड होता है। तो मतलब हमें क्या ज़रूरत है कि PIA को रखें? हम प्राइवेटाइज़ करते हैं। हमें क्या ज़रूरत है कि स्टील मिल को रखें? स्टील मिल तो वैसे ही 1960 की रशिया की मिल है, वो कहाँ पहुँच सकती है? ये आपने पाकिस्तान रेलवे रखी है, वे आपने 800 अरब रुपया इस पर नुकसान करा हुआ है पिछले सालों में, 15 सालों में। आप इसको प्राइवेटाइज़ कर दें, ट्रेनें भी वक्त पे चलेंगी, दुनिया में खुलती हैं। आप ट्रैक प्राइवेटाइज़ कर दें। मिनिस्ट्री जो है वो रेगुलेट नहीं करती है, मिनिस्ट्री सेफ्टी को नहीं देखती है। इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, किसी ने आज तक आपने सुना है कि किसी ने पाकिस्तान में रिज़ाइन किया हो? तो ये क्यों नहीं हम करते? ये तो हमें ये डिस्कोज है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। आप सवाल पूछिए क्यों नहीं हम करते? आप चूंकि वजीर रहे एक दफ़ा से ज़्यादा, कौन नहीं करने देता? कौन लोग हैं जो नहीं चाहते ये हो? सर 2-3 इसमें वजूहत हैं। एक तो ये कि एक तो सियासतदान के अंदर भी बहुत सारी, हर पार्टी में कुछ लोग हैं कि जो निजकारी के ख़िलाफ़ हैं। दूसरा ज़ाहिर है कि जो इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको डर लगता है, और सही जेन्युइन डर भी लगता है कि यार हमारी नौकरी का क्या हो गया। जिनको अश्योर हम कर चुके हैं कि भाई तुम्हारी नौकरियां रहेंगी, और उनको आप देखें ना, स्टील मिल 8 साल से बंद है, हम तनख्वाहें दे रहे हैं। उसके बाद सर इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट्स होते हैं, कुछ ना कुछ लोगों की तो उस पर लगे होते हैं ना, लॉटरियाँ लगी होती हैं, जो पैसे कमा रहे हैं 2 नंबर से कमा रहे हैं, जो PIA से, रेलवे से, दीगर जगहों से, तो वो नहीं रोकते, वो रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि ये सियासी फ़ैसला है जो किसी पॉलिटिशियन को थोड़ा सा मुश्किल फ़ैसले लेने हैं।
लेकिन हमारी कौम को अंदर ये मुश्किल फ़ैसले लेने के हमारे सियासतदान को आदत ही नहीं है कि मतलब अगर थोड़ा सा गरीबों के ऊपर टैक्स बढ़ा देना जो है ना, ये आसान लगता है कि चलो यूँ करो यार, PIA को 50 अरब रुपए दे दो। भाई 50 अरब रुपए किसी की जेब से जा रहे हैं ना, या मनी सप्लाई हो रही है, पैसे छाप रहे हैं आप, उससे महंगाई बढ़ रही है। तो जब ये बात करते हैं कि हम आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, जो सारी पार्टियों के लीडरान ये वो क्लेम करते हैं कि हम आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, तो सवाल है कि कैसे ठीक होगा? एक प्लान तो देना कि क्या आप मनी सप्लाई कम करेंगे, डेफिसिट कम करेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, NFC अवार्ड को फिर से देखेंगे, आप क्या एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाएंगे, दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाएंगे। 51% आपकी इकोनॉमी जो है वो रिटेल और होलसेल सर्विस सेक्टर है, आप उनसे टैक्स नहीं लेते। ये जब हम पुरताइश तर्ज ज़िंदगी की बात करते हैं मिफ्ता साहब, आप जब वज़ीर बने PDM हुकूमत कायम होने के बाद, तो बड़ी सख्ती की गई कि गैर ज़रूरी अशिया की इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई, सख्त पाबंदी थी। आप कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इजहार करते थे, हमें कई कारोबारी हलकों से पता लगा कि इस हद तक पाबंदी है कि मिफ्ता साहब के ख़ानदान का जो अपना कारोबार है उसको भी इजाज़त नहीं है इंपोर्ट करने की। तो वजह ये बताई गई कि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पर पैसा खर्चा जाता है, डॉलर सारे उधर चले जाते हैं, तो पाबंदी लगेगी। वो कुछ अर्सा रही पाबंदी, अब ख़त्म हो गई है। अब महंगी तरीन लग्जरी गाड़ियाँ भी आ रही हैं, चॉकलेट्स भी आ रही हैं, वो सब चीज़ें जिसकी शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पाकिस्तानी कौम को, वो सब आ रही हैं वापस। तो इसका कोई हल नहीं है, इसका मतलब है? सर मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि एक दिन मेरे भतीजे ने मुझे कहा कि वो एक मर्सिडीज़ खरीद रहा था E-क्लास। जिस दिन उसने कहा, मैंने उसी दिन स्टेट बैंक को फ़ोन करा, मैंने कहा एक LC नहीं खोलने देना, फ़ौरन बनी हुई बाहर से बनी हुई गाड़ियों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम 2-4 साल उसके बगैर रह सकते हैं। देखें, हमें गंदम की ज़रूरत है, हमें मतलब कपास की ज़रूरत है, दीगर जो ज़रूरी अशियाएँ, खुर्दनी तेल है उसकी ज़रूरत है, ये सब चीज़ें की ज़रूरत है। लेकिन हम 3 साल निकाल सकते हैं बगैर गाड़ियों के, बगैर नई पाकिस्तानी गाड़ियाँ खरीद लें ना, बड़ी अच्छी गाड़ियाँ बनती हैं पाकिस्तान में, बेहतरीन गाड़ियाँ बनती हैं। तो हम मतलब उसको हम थोड़ा सा रैशनलाइज कर रहे थे। इस वक्त मैं तो ये समझता हूँ, सच्ची बात है जुनैद भाई, कि जो भी फैक्ट्री भी लगाना आप दे रहे हैं उस पर भी आप ये पाबंदी लगाएं कि 25% एक्सपोर्ट करोगे तो तुमको फैक्ट्री लगाने देंगे। क्योंकि आप अगर फैक्ट्री खरीद लगाते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मशीन इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, और उसके बाद अगर एक पैसे का भी एक्सपोर्ट नहीं करते तो हमारे पास डॉलर ही नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में मसला जो है वो तो डॉलर का है। तो आप थोड़ी सी पॉलिसीज़ को चेंज करें। हमने बहुत सारे मराद दिए हैं, जो फार ईस्टर्न कंट्रीज़ हमारी मराद देती हैं, हमने भी अपने एक्सपोर्टर्स को बहुत मराद दिए हैं, लेकिन वो इतने फ़ायदा नहीं हुआ। तो थोड़ा सा टफ लव भी होना चाहिए, थोड़े से न्यूमेरिकल टारगेट्स भी होने चाहिए कि आपने इतनी एक्सपोर्ट करनी है, और ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए जहाँ पे हमको अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए। आप इतने बड़े मुल्क से अगर 30 अरब डॉलर का भी एक्सपोर्ट ना कर सकें, मैं आपको एक आखिरी अगर स्टेटिस्टिक्स इजाज़त दें कि 1990 की दिहाई के 2000 के बिगिनिंग में जब हमारा एक्सपोर्ट 16 बिलियन था तो वियतनाम का एक्सपोर्ट 300 बिलियन था, हमसे ज़्यादा था, डबल था, लेकिन 300 था, हमारा 16 था, उनका 30 बिलियन था। आज हमारा 16 से बढ़ के 30 पहुंचा है, उनका 300 से बढ़ के 370 हो गया है। वो तो 76 अरब डॉलर की तो सिर्फ अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, सिर्फ 68 अरब डॉलर का मोबाइल फ़ोन बेचते हैं। क्यों मोबाइल फ़ोन की फैक्ट्री उनके यहाँ क्यों लगी, हमारे यहाँ क्यों नहीं लगी, ये भी हमको सवाल पूछना चाहिए। हमारे मुस्तकबिल की तरफ देखें, आपकी इन बातों को मद्देनजर रखते हुए, तो मुस्लिम लीग नून के तमाम लोग कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ है जो मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल सकते हैं। ये सच है उनका ये दावा? देखिए मियाँ साहब एक बहुत ही जय्यद पाकिस्तानी सियासी लीडर हैं और 3 मरतबा इन्होंने वज़ीर आज़म का भी रोल अदा किया है। उनकी एक नॉन टीम है जिसमें डार साहब शामिल हैं। डार साहब की पिछले साल में परफॉर्मेंस क्या रही वो भी कौम के सामने है। जो 13 से 18 की डार साहब की परफॉर्मेंस थी, जिसके अंदर एक्सपोर्ट हमारा 13.5% से गिर कर GDP का हिस्सा 8.9% हो गया, वो भी कौम के सामने है। आखिरी 11 महीने में डार साहब की वजारत के $10 बिलियन स्टेट बैंक ने एक्सचेंज इंटरबैंक मार्केट में डाले, ये भी कौम के सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम लीडरान जो हैं, मियाँ साहब को ऑब्वियसली बहुत अच्छा काम आता है, तमाम लीडरान काबिल हैं, लेकिन हमें प्लान तो बताना चाहिए ना। ये लीडरों का फ़र्ज़ है कि हमें प्लान तो बताना कि हम क्या करेंगे, हम किधर से टैक्स बढ़ाएंगे, टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाना ज़रूरी है, हम NFC अवार्ड का क्या करेंगे,
हम बजट डेफिसिट कैसे कम करेंगे, हम जो स्टेट बैंक पैसे छाप रही है इसको कैसे कम करेंगे, क्योंकि पैसे छापना कम नहीं करेंगे तो महंगाई कम करना बहुत मुश्किल होगी। ये बातें कहें ना, ये कहना तो काफ़ी नहीं है अगर कि बिलावल भुट्टो साहब या मियाँ नवाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब या कोई भी साहब, मौलाना फजलुर रहमान या साद रिजवी साहब अगर ये क्लेम करते हैं कि मैं आ जाऊँगा तो सब ठीक हो जाएगा। वो बात ठीक है, आप आ जाएंगे तो अल्लाह करे सब ठीक हो जाए, लेकिन किस तरह होगा ये तो पता है ना।